बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिल्कुल इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें गर्मा गर्मी है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी अपनी जगह पे मौजूद है। इंतखाबात की बात हो रही है, कहीं बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, कहीं पे तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है। जैसे कि कल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में अपनी जमात को, अपोजिशन को मशवरा दिया कि दिसंबर के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो आनी चाहिए। इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी भी अपने उरूज पे पहुंच गई है। और अब एक तरफ दिसंबर में अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेके आती है, तो दूसरी जानिब साथ ही पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका भी वक्त करीब आ जाएगा। जैसा कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते की मोहलत दी है पंजाब हुकूमत को कि वो अपनी तरामीम लेके आए, ताकि अगर नए इंतखाबात नए कवानीन के ऊपर होने हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पास हो जाने चाहिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि आम जो बल्दियाती इंतखाबात है वो ईवीएम मशीन पे होंगे। यानी अभी एक तरफ कानून साजी हुई नहीं और दूसरी तरफ उस मशीन पर जो कानून इंतखाबात है उसका भी पंजाब हुकूमत ने जो है वो ऐलान कर दिया है। कैसे होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से अब वो क्या आगे जाके बात होगी काफ लीग के बगैर, जाहिर है कि कानून साजी पंजाब के अंदर कैसे होगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और काफ लीग पहले भी खैर मान गई थी, हो सकता है इस दफा भी मान जाए, लेकिन अहम सवाल ये है कि ईवीएम के ऊपर इंतखाबात जो है वो कैसे मुमकिन होंगे। दूसरी जानिब जो कल वजीर इत्तलात है परसों फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि आप इलेक्शंस, अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के ऊपर इलेक्शंस नहीं कराता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नहीं कराता, तो उनको फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। एक वावाकार मच गई, बहुत एहतजाज लोगों ने और खास करके अपोजिशन ने एहतजाज किया इस बात के ऊपर, माहिरीन ने एहतजाज किया कि ये कैसे मुमकिन है। और उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात चीफ इलेक्शन कमीशन की वो होती है प्लानिंग कमीशन के साथ, और कल हमने देखा कि स्टेटमेंट्स वापस होने शुरू हुए और वफाकी काबीना के वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ बयानात देते दिखाई दिए। अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ बयानात देते दिखाई दिए। पहले फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो, फिर आगे बात करते हैं। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट ने ये लाजिम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं। ये बहुत साफ बात थी जो कि काबीना के फैसले के बारे में आगाह कर रहे थे फवाद चौधरी साहब। कल शिबली फराज साहब ने इसको कुछ और मानों में एक्सप्लेन किया और थोड़ी सी तरदीद की। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब नमाज के लिए जब गए तो उस दौरान में हमारी कुछ जो होता है कि कैजुअल बातें हुई। फवाद चौधरी साहब ने देखें, उन्होंने अगर जिस पैराए में बात की है उसको एक तो ये है कि ये कोई हेडलाइंस बन गई हैं। मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल ये है कि वो हम जरा ज्यादा उसको वो कर रहे हैं। ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की अफसस में ये कोई फैसला हो गया, ये जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जी फैसला साजी इस तरह होती है, ऐसी मतलब ट्विस्ट ना करे। हुकूमत से चाहती क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। एक तरफ पंजाब के अंदर अभी तक कानून साजी नहीं हुई और ईवीएम का तनाजा है कि उसके ऊपर इलेक्शंस होंगे। यहाँ पर ईवीएम को फंड देने की बात होती है। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी केपी के अंदर हमारे जराए बता रहे हैं कि उनको फंड्स जारी नहीं किए गए बल्दियाती इंतखाबात के लिए। हो क्या रहा है इसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। लेकिन सिंध के अंदर भी एक कानून पास हुआ है जिसके ऊपर तमाम पीपल्स पार्टी के अलावा जो वहां पे जमाते हैं उनको सख्त एतराज है और उन्होंने ये कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है ये शो ऑफ हैंड की बजाय अब खुफिया राय शुमारी की जो शिक है और इस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह भी मेयर के अंडर ना देने के हवाले से भी और हॉस्पिटल्स काफी एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। और इसके ऊपर बाकायदा एमकेएम चाहती है कि वो अवाम को सड़कों पे लेके आए। तब क्या होगा, किस तरह की सूरत हाल होगी। स्टॉक मार्केट बैठ गई है, आपका डॉलर ऊपर चला गया है, मईशत पर गहरे साए हैं, अवाम मुसीबत में है, मुख्तदर जो हल्के हैं क्या उनको
عوام کے جذبات کا پتہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب اویس توحید صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر تجزیہ نگار, صحافی, بہت قریبی انتخابی سیاست کو بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی سیاست کو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب کنور محمد دلشاد صاحب جن سے ہم بات کریں گے پروگرام کے کچھ حصے میں, جو کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور بہت صاحب الرائے شخصیت ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں اور اس وقت پارلیمانی رہنما بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی اپنی جماعت کے کی طرف سے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناصر شاہ صاحب جو کہ بلدیاتی نظام حکومت کے اس وقت وزارت کے وزیر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کنور شاہ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. سر, یہ جو الیکشن ای وی ایم پہ پنجاب حکومت کروانا چاہ رہی ہے اور اس کو مشروط کر دیا, اور یہ فنڈز کا معاملہ, آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں, یا وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کو کسی طریقے سے نہ ہوں تو بہتر ہے ان کے لیے؟ اصولی طور پر تو الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے. تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اپنی قانون سازی کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, کیسے کہ 4 دفعہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو تبدیل کیا, آرڈیننس پہ آرڈیننس, آرڈیننس پہ آرڈیننس. چودھری غلام سرور صاحب بھی دستخط کرتے چلے گئے. جی کنور صاحب, میں خیال ہے کچھ رابطے میں پرابلم ہوا ہے. ویسے ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جی, الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے قانون کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروا دینے ہیں. مارچ اپریل میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں بھی, خیر پختونخوا میں بھی, سندھ اور بلوچستان میں ہم نے انتخابات اپریل مئی جون تک مکمل کر دینے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے قانون سازی کریں نہ کریں, ہم 2013 کی جو ہمارے پاس قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم ریمیڈیشن دیں گے. لیکن سب سے بڑی باقی رہ گیا حکومت کا کہنا یہ کہ جی آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس پر انتخاب کروانا ہے. تو الیکشن کمیشن پاکستان کی 4 کمیٹیاں مقرر ہیں. اس کے فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک موقف جو ہے سرکاری طور پر حکومت پاکستان کو بھی پیش کر دے گا. اور کیا موقفات ہے, وہ 4 کمیٹی دن رات کام کر رہی ہے, تمام پراس اینڈ کون دیکھ رہی ہے. لیکن یہ ایک حکومت کا یہ کہنا ہمارے بعض وفاقی وزراء کا کہ جناب آپ نے ہر صورت میں موقعی انتخابات ہم نے کہہ دیا آپ کو, تو میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب الیکشن کمیشن پاکستان انڈیا کو ہوتا تو سارے جیل میں بیٹھے ہوتے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آرٹیکل 219 کی خلاف ورزی ہے. آپ الیکشن کمیشن کو ہدایت نہیں دے سکتے, الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. وہ تمام انتخابات کروانا, قومی صوبائی اسمبلی, لوکل گورنمنٹ کے انتخاب, وہ آرٹیکل 219 میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس نے کیا وے آؤٹ اختیار کرنا ہے, شفافیت لانے کے لیے کیا کام کرنا ہے, یہ ساری اس کی ذمہ داری ہے. اچھا کنور صاحب, یہ بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بات ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ تو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر ای وی ایم آئی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے. الیکشن کمیشن بغیر سپریم کورٹ کیے جائے بنا اس کو مسترد کر سکتا ہے, اس امینڈمنٹ کو, اس ایکٹ آف لا کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن نے قوم کو مایوس کیا. اب آپ چودھری برادران کا نام لیتی ہے, یہ تو جب بھی کوئی موقع آتا ہے اپنے مفادات کے تحت سودا بازی کرتے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس میں بڑے ناراض بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہم نے یہ اپنا جوائنٹ سیشن میں ہم نے سپورٹ نہیں کرنی قانون سازی میں. وقت آیا اس قانون سازی میں سب سے پہلے انہوں نے ووٹ کاسٹ کی. تو یہ تو ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اپنے جنوبی پنجاب کے معاملات ہیں, کوئی صاحب کے رحیم یار خان کے باولپور کے, ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی باتوں پہ نہ جائیں آپ. اس سے پرائم منسٹر بھی خیر زدہ نہیں ہے, ان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ خیر زدہ نہیں ہے. اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اپنے پرانے طریقے کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروا دے گا. اور جو اپنی 4 کمیٹی بنائی ہے اس کے مطابق وہ چلیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑی اچھی پالیسی کے تحت اپنا ریفرنس جو ہے اور فنڈز کے اوپر سر فنڈز کے اوپر یو ٹرن لیا. انہوں نے کل پلاننگ کمیشن کے اندر بھی ملاقات ہوئی ہے, اس پہ بھی فرما دیجئے کہ فنڈز حکومت دینے کی پابند ہے, ان کو اگر نہیں دے گی تو کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ بڑی چیف الیکشن کمیشن بڑی اسٹریٹجی کے تحت آگے آگے چل رہے ہیں. انہوں نے قانون کو بھی دیکھنا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن دوسرا لوری پاپ دے کے گھر چلے جاتی ہے. اگر اپوزیشن چلے جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو یہ وقت بھی نہ آتا. وہ تو جائے نہیں رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہاں گئی ہے؟ فلور پہ کھڑے ہو کر, یعنی آپ کے بھی نمائندے ہوں گے, فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن اور بلاول زرداری نے یہ کہا کہ
आप बिल पास करें, हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, 18 दिन हो गए आज। इसका मतलब ये है कि अंदर से कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी नहीं, अब क्या जाना है? सर वो हमारी इत्तला के मुताबिक आज साइन हुए, दस्तखत आज हुए प्रेसिडेंट के, जिस तकरीब में आप भी थे, वो आज कानून बना है और अब अपोजिशन प्लान कर रही है इसके बाद जाने के लिए। वो इंतजार कर रहे थे कि बाकायदा तैयारी तो कर लेते हैं ना। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दुरुस्त बात। जवाब तो जाकर करते हैं, वो दस्तखत तो बात की बात है ना, बात की बात है। हमें अपोजिशन पर एतबार नहीं है मुझे, मैं आप ही की प्लस को समझती है, मैं भी समझता हूँ। अब आप चलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना स्टैंड पे खड़ा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चली जाती है अपोजिशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना जवाब दाखिल कराना है, तो पूरे मुल्क के अंदर एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आंखें खुल जाएगी सबकी, जो उन्होंने जवाब दाखिल कराना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद तो नहीं जाएगा। अगर ये हमारी अपोजिशन जो है वो लॉलीपॉप ना दें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाए, तो फिर वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा। लेकिन जहां तक ये मामले बाकी चल रहे, एक और मैं आपके बताऊं कि ये आपका टीवी आपका बहुत अहम है, आपका बड़ा मकाम है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को गौर करना चाहिए। उनके बाज वज़रा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हक में की वफादार नहीं है। एक मिनिस्टर ये कहता है कि जनाब हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों की 40 सीटें ले लेनी है, इससे पूरी अपोजिशन घबरा गई, मैदानों में आ गई, 40 सीटें ले जाएगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की। तो कहने की क्या जरूरत थी भाई, 40 सीटें कहां से मिल जाएगी? आपने देखे तो सही, टोटल तो 8 लाख तो वोटर्स हैं पूरे, जो नादरा ने जो आइडेंटिटी कार्ड तैयार किए हुए हैं। आज आपकी बड़ी अहम बात बताऊं, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए और उसमें इलेक्शन कमीशन की टीम भी मौजूद थी और बड़े हम अच्छे हमारे दोस्त हैं चेयरमैन नादरा तारिक मलिक, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये इंटरनेट के साथ इसके जो आपका जो थंब ऑपरेशन होगा, बायोमेट्रिक और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये दोनों इकट्ठी मुंसलिक होनी है। जब मुंसलिक होनी है तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हवाई बातें हो रही हैं वैसे। साहब आप कमर साहब को सुन रहे थे कि हुकूमत चाहती क्या है? कुछ लग रहा है कि प्लान है सामने और उसके मुताबिक चला जाएगा, या सिर्फ अनाउंसमेंट्स है, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है? नहीं, इस पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जो मामला है ये तो बड़ा मुतनाज़ मामला हो गया है। मुझसे और आप अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे होना चाहिए, लेकिन ना आपने कंसल्टेशन की, ना आपने कोई मशावरत की, ना उसके ऊपर आपने एतमाद में लिया अपोजिशन जमातों को। आप अलग से तो नहीं आ सकते कि एक सैयारे की मखलूक है वो आके जो है एक एक्ट पास कर दे और उस पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सियासी टेम्परेचर बहुत ऊंचा है और इतनी गर्मा गर्मी है और अदम इस्तेहकाम इतना है। लेकिन दूसरी बात यह अस्मा कि जब आप एक बयान के जरिए कहते हैं कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा तो हम फंडिंग रोक सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप आर्म ट्विस्टिंग का आपने एक धमकी आमेज बयान दिया और उसके बाद चाहे शिबली साहब उसको वापस लें, रिट्रैक्ट करें और नरमी से बात करें, वो लेकिन निकल गया तीर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार भी माजरत के साथ बहुत ही कंप्रोमाइज मुझे लगता है। अगर मेरी जो अक्ल दानिश कहती है, ये जो टेक्निकल कमेटियां हैं, क्या इनके TOR में ये शामिल है कि अगर ये फैसला कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं होंगी इस्तेमाल? ये तो नहीं है। उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी जो है वो फंड्स देगी, दूसरी टेक्निकल कमेटी देखेगी कि जी इंटरनेशनल आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, लेकिन कहीं भी मुझे कम से कम नजर नहीं आया कि ये TOR में शामिल हो कि अगर हम ये फैसला करें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल अभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये तो फैसला कर ही लिया ना मशीनों का। दूसरी बात ये कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉर एग्जाम्पल वाडा साहब का केस है, इस ओपन शट कि किसी से भी पूछे, दैट्स व्हाई ही गॉट हिमसेल्फ नॉमिनेटेड फॉर सेनेट का। उन्होंने आज कहा भी है ये, लेकिन कि मैं तो जी इसीलिए तो मैं सेनेट में मैं कह रहा हूं कि उसके दो पेशियाज काफी थी ना। फॉरेन फंडिंग का PTI का इल्जाम, उसके 2 मेंबर्स नहीं है अभी, इसलिए उसका अभी अगले हफ्ते शुरू हो रही है। 8 साल हो गए ना। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि अगर ये केस PTI का गया है फॉरेन फंडिंग का, तो फिर आप उसमें शामिल कर ले MKM का भी और नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी केस। तो उनके अपने बुनियादी रुक लेके गए थे असूल की बुनियाद पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये
इंतहाई अफसोस की बात है कि 3-3.25 साल हो गए इस हुकूमत को, जिसका इंटीग्रल पार्ट था विजन मिशन के अंदर कि हम लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे, वो अभी तक नहीं करा सके। हुआ। ख्वाजा साहब, अब सिंध के अंदर तो एक कानून पास भी हो गया, उसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं, कम से कम वहां पे इंतखाबात की बात तो हो रही है, तो अब आप के क्या तहफ्फुज़ात है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए आसमान, सबसे पहली चीज तो मैं गुजारिश ये करूं कि ये जो आइन का आर्टिकल 140A है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट था, और ये दोनों जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये तय किया था कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करेंगे और बल्दियाती निजाम को मुकम्मल बाइख्तियार करेंगे ग्रास रूट लेवल पर। इनके मैनिफेस्टोज उठा के देख लें आप, उसमें भी ये लिखा है कि जिन्हें बिल्कुल निचले सतह तक के इख्तियारात देंगे। लेकिन हुआ क्या, 2001 का जो नेमतुल्लाह साहब का निजाम था, जो मुशर्रफ साहब का था, फिर 2010 तक वो चला, और उसके बाद कई साल तक लेजिस्लेशन नहीं हुई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सर पे डंडा नहीं मारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया तो 2013 का एक लंगड़ा लूला निजाम आया, और सूबाई असेंबली सिंध में MQ वाहिद जमात थी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मुखालफत की। बदकिस्मती से PTI, फंक्शनल और PMLN की 2 सीटें थी उस जमाने में, और ANP उन्होंने सपोर्ट कर दी। आज कम से कम अपोजिशन को यह पूरा एहसास हुआ, तमाम जमातों को, हाँ ये एक ड्रैकोनियन लॉ था। अब जो ये अमेंडमेंट आई है गुज़िश्ता हफ्ते, मैं आपको इसमें आपने सब कुछ कह दिया इंट्रो में कि ना ये स्प्रे कर सकते हैं, ना डिस्पेंसरी चला सकते हैं, ना प्राइमरी स्कूल कर सकते हैं, ना एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, उसमें क्लॉज है कि आप नेशनल डेज सेलिब्रेट करें। आप हैरान होंगी, ये वाला इख्तियार भी छीन लिया। अच्छा, ये वाली क्लॉज भी डिलीट कर दी कि कोई चेयरमैन, कोई कॉर्पोरेशन, कोई मेयर वो नेशनल डेज भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। यानी इस हद तक इस अच्छा, ये नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप दिन भी नहीं मना सकते। वैसे तो हम दिन ही मनाया करते हैं, लेकिन अब आप दिन भी नहीं मना सकते जो आप नया कानून लेके आए। कैसे मुतमईन करेंगे? सईद गनी साहब कह रहे हैं मुतमईन कर देंगे, कैसे करेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, मैं एक दो अर्ज कर दूं, जिस तरह कंवर साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप ये नहीं लाते 30 दिसंबर तक तो हम 2013 में ही जो कवानीन बने हुए थे उन पर अमल करा देंगे। इस वजह से इसको थोड़ा अजलत में लाया गया, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकली पार्टीज थी, स्टेक होल्डर्स थे, सबसे सिफारिशात मांगी गई थी और सबने भेजी थी, जिनमें बहुत सारी इसमें शामिल की गई हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये जो हमने बनाया है, इस पे हमने कहा था कि डिबेट भी हो सकती है। जो अमेंडमेंट्स कुछ ये उस दिन लाए भी थे, कहा था वो उस पर भी बात हो सकती है, इसको बेहतर भी किया जा सकता है। बल्कि मैं आज भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें कुछ वो कवानीन थे जो स्पेशल लॉ के तहत हमने इन इदारों को देने थे। मिसाल के तौर पर जो बहुत देरीना मसला है वाटर बोर्ड का कि जी KWSB में रोल हो, मेयर का वो चेयरमैन हो, तो वो आज हमने उस पर बात वहां पे हुई है कैबिनेट में। इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए था, उस पर बात हुई। मैं सिर्फ पूरा समझ भी नहीं रहे। कल भी मेरे ख्वाजा साहब मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे भाई हैं, या कल वसीम साहब एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे जी, वो इन्होंने तो बर्थ और वो जो रजिस्ट्रेशन है डेथ का वो भी ले लिया है, मैरिजेस का भी ले लिया है। जो DMCs थी या टाउन, वो था ही UC का फंक्शन, हमने वो वहीं पे ही रखा है और फिर उसको नादरा से भी लिंक किया गया है ताकि बेहतरी आए उसमें। मैं अश्योर करता हूं ख्वाजा साहब को भी और आपके तवस्सुत से भी पूरे सिंध के लोगों को, और जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लोग देखते हैं कि हम इसको बहुत ज्यादा बेहतर मजीद बना रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आप, लेकिन आपने भी इंगेज नहीं किया ना जी। मैं अर्ज कर दूं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, सबकी जो सिफारिशात आई उसमें एक पॉइंट कॉमन था, PTI का, MQM का,
जमायत इस्लामी वालों का दीगर स्टेक होल्डर से भी बात हुई थी कि जी टाउन सिस्टम को कर दें, हमने वो टाउन सिस्टम कर दिया। दूसरी सिर्फ ये था कि जी वाटर बोर्ड में सॉलिड वेस्ट में मगर एक बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर जो होना चाहिए, स्कूल है, उस शहर के अंदर जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरियां हैं, जो जच्चा बच्चा के मराकज है, वो सब के सब जो है वो तो सिटी गवर्नमेंट के अंदर ही आना चाहिए। तो आप गली मोहल्ले को जी थोड़ा जी देखिए, आपका वो मुझे आवाज थोड़ी सी कट रही है, डिस्टरबेंस आ रही है अच्छा, आवाज में। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद पूछ लेती हूँ ये, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक एक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा यही बात हम पूछेंगे नासिर हुसैन शाह साहब से। और वो कह रहे हैं कि कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे अब जो दोनों आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, पीपल्स पार्टी कह रही है हम कर रहे हैं बात, और एमकेएम के भी सही उनके भी एतराजात हैं। पूरे मुल्क की भी हालात आप देखें इस वक्त, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात की तरफ वाकई बढ़ा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह महंगाई हो गई है, और कहना पड़ेगा कि अवाम इस वक्त दस्तो गिरेबान हो रहे, एक दूसरे के हो जाएंगे अगले चंद दिनों में, अगर यही हालात रहे तो फिर क्या होगा? देखिए, अवाम तो पिस गए हैं महंगाई से और इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, और जितने भी वादे वही थे हुकूमत के, वो तो धरे के धरे रह गए हैं। चाहे उसमें कोरोना का मसला हो या माजी की हुकूमतों का जो माशी मसाइल देखे गए थे, वो भी एक फैक्टर है, कोरोना भी एक बड़ा फैक्टर है। बट कोई चीज की सिमत नजर नहीं आ रही। लेकिन अस्मा, मैं वापस कराची में आता हूं। आप यकीन कीजिए, कराची के लोकल बॉडीज इलेक्शन 85 के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे, जिसमें एमक्यूएम ने फर्स्ट टाइम अनएक्सपेक्टेडली स्वीप किया था। उसमें काम हुआ, गटर वटर ये वो, चूना पट्टी ये वो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद थोड़ा ये नेमतुल्लाह खान साहब और अपना ये जो पीएसपी के धुआंधार जो तकरीरें करते हैं, क्या नाम है, मुस्तफा कमाल साहब, जी हाँ, उसमें थोड़ा काम हुआ। आप यकीन कीजिए, मैं जाती तौर पे, मैं कराची का नहीं हूँ, कराची में रहता हूँ, कराची के सिविक सिस्टम पे हमने तो कुलवला पढ़ लिया। ये कोई भी ये आपस में एक दूसरे के साथ टग ऑफ वॉर में है। आर्टिकल 148 चैलेंज हुआ था 2017, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद वसीम अख्तर साहब मेयर बने। भाई, आप मेयर बने हैं, आपके जितने महदूद इख्तियारात थे, आप जरा अपना अकाउंटेबिलिटी दीजिए ना, कि आपने कोई मिसाल कायम की हो कि ये मैंने एक रोड बनाया, ये मैंने एक पार्क बनाया, ये मैंने एक मॉडल मदरसा बनाया, कुछ तो दिखाने को हो ना। ठीक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला ये है, इनको शकों को शुबात रहते हैं कि कराची में वोट देगा नहीं देगा। अरे भाई, माजी में आपके वोट थे, आप यहाँ पे और अपनी ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन अच्छा, इख्तियारात अपने पास रख के ये जो वर्ड्स की जो हेरा फेरी है ना, उसके अंदर आप इख्तियारात दे के कराची को सुधार नहीं सकते। अब देखिए, होगा ये कि आप देखिएगा टीएलपी को वोट मिलेंगे वहां से, ऐसा ही एक बंदर बाट होगी, पहले भी ऐसे पीपल्स हुआ, पार्टी को भी मिलेगा, वहां से बहुत वोट है उनके भाई। बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कराची के अंदर आप देखेगा कि मेयर बनने पे भी मसले बिल्कुल वो हो गए। अच्छा खाई साहब, यही बात जो कि अभी अवैस साहब ने भी की कि जाहिर है इतने साल तो आपके पास भी रहा कराची, कोई विजिबल चेंज तो कराची वालों को नजर नहीं आया। अभी भी आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब आई है, उससे पहले आपके पास सारी सीटें थी। कह रहे हैं वो मौकफ दे रहे हैं अपना सईद गनी साहब कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड, इस सब के इदारों के अपने अपने जो है वो एक्ट्स हैं, तो इसके अंदर भी हम नहीं कोई भी तरमीम कर सकते जब तक के इदारों के कवानीन को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुतमईन है उनसे, और फिर वो कह रहे हैं बातचीत भी करेंगे, कैसे हल करेंगे इन मसाइल को आप? आसमा, मुझे शायद 13वां साल है इस सूबाई असेंबली में, और इत्तेफाक से कानून का भी थोड़ा तालिब इल्म हूं मैं। ये सिर्फ और सिर्फ शोबदाबाजी है अल्फाजों की। आखिर वो कवानीन असेंबली ही से तो बने हैं। 2001 के इख्तियारात को आपने अमेंड करके तो फिर बाद में दूसरे कवानीन बनाए ना। आप इसी कानून के अंदर लाकर उनकी अमेंडमेंट करके उनको रिपील कर सकते थे, एक ही एजेंडे में सारा काम हो जाता। इनकी नीयत नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा ऐलान कर दूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये जनरल इलेक्शन तक सिंध के अंदर कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएगी। ये मैं इनको सेंस कर चुका हूं, और इसके ऊपर हमारी पार्टी इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट जा रही है, और हाई कोर्ट में हमें ये उम्मीद जरूर है
ہم باقی صوبوں کی طرح انتظار نہیں کریں گے کہ آرڈیننس سائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اچھا یہ، اور ہائی کورٹ سے ہم انشاءاللہ نہ صرف ریلیف لیں گے ہاں بلکہ اس کالے قانون پہ اسٹے بھی لیں گے. اور آخر بات میں یہ کہ ضرور کہوں، جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے اویس بھائی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کام کیا نا. آج جنوبی پنجاب، سیالکوٹ، ساہیوال، فیصل آباد تمام ضلع اٹھائے، سندھ سے سب بہتر ہیں، لیکن آپ کسی ایک شہر کے میئر کا نام تک نہیں جانتے. لاہور کے موجودہ میئر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا. چلے خیر اس کو بھی ایک سائڈ میں رکھیں، شہباز شریف صاحب کی گورننس کو. چیف منسٹر سندھ اپنے ہی کسی شہر کا، لاڑکانہ کا، خیرپور کا، ناصر شاہ صاحب سکھر پی ایس 25 ہے، یہاں سے مجھے بتا دینا اس بلدیاتی نظام میں انہوں نے کون سی ماڈل یو سی بنا دی ہے. ناصر شاہ صاحب اکبر بھائی سمیت پوری ایم کیو ایم کو مجرم مان لیتا ہوں. ناصر شاہ صاحب سر میں جواب بھی لے لوں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب جواب تو دینا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو کہوں، ہمارا کوئی ایک یونٹ کوئی یو سی کی بات نہیں ہے، ہم نے پورے سندھ میں کام کیا ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے اپنی جگہ پہ. اور جس طرح خواجہ صاحب 2013 کی بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ ان کے گورنر تھے، انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی. گورنر صاحب نے سائن کیا تھا اس ایکٹ کو، یہ بھی نہیں کیا تھا جس طرح موجودہ گورنر جو ہم بھیجتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ پاس کر کے اس کو پھر بنانا پڑتا ہے قوانین. انہوں نے تو خود سائن کیے تھے. خواجہ صاحب بتائیں گورنر صاحب نے سائن نہیں کیے. غلط بات کر رہے ہیں آپ. نہیں سائن نہیں کیے تھے. میں آپ کو دکھا دوں گا ان کی سائن. میں اپوزیشن لیڈر تھا، میں نے مخالفت کی تھی بھائی. میں آپ کو ایم کے نے سائن نہیں کیے تھے. چپ سادھ لی تھی، آپ نے بھی چپ سادھ لی تھی اس پہ، یاد کریں خواجہ صاحب. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی جو خواجہ صاحب 13 سال کا ذکر کر رہے تھے، 13 سال کا جو ذکر کر رہے تھے اپنی پارلیمانی لائف کا، تو اس میں 9 سال تو یہ صاحب اقتدار تھے. یہ تو ابھی 4 سال یہ باہر ہوئے اقتدار سے. پہلے 5 سال میں مطلق عنان تھے، بعد میں ہمارے کولیشن تھے. 4 سال آخری کچھ ماہ میں انہوں نے چھوڑی تھی حکومت. ابھی یہ 4 سال کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو 13 سال سے یہ جو بڑا عرصہ تو یہ خود بھی حکومت میں رہے. کیا لگتا ہے بھائی جان یاد کریں نا، آپ پہلی دفعہ کب بنے تھے ایم پی اے ایڈوائزر، کب بنے تھے آپ؟ 2008 سے 2013 تک کے گناہگار ہیں ہم آپ کے ساتھ رہنے کے، اور 2013 سے 2021 تک ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پہلے حکومت میں بھی تو آپ تھے نا، آپ تو خود وزیر بھی رہے. ارے تو آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا مسلم لیگ کام میں، وہ تو کام کا ذکر ہے نا. جی بالکل. میں اپنے مگر اب میں بالکل صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گناہوں میں ہم دونوں شامل تھے نا. اب اپنے خود کو کیوں علیحدہ کر رہے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں میں ناظم رہا ہوں 2 ٹینیور. اچھا مگر دیکھیے نا ناظم رہا، لیکن میں صرف آپ سے نہیں، میں تو کبھی اس سے انکاری ہوں. میں نے اس سے انکار تو نہیں کیا نا. ہاں لیکن وہ کہہ رہے کہ سائن ایم کیو نے کیے تھے اور ابھی بھی سر اب دیکھیں نا آپ اس کو مانے. لیکن شاہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں پہلے غلط ہوئی ہیں اب وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں جی آسما صاحبہ میں ایک اور بات کروں. قمر دلشاد صاحب نے 2 باتیں کی شروع میں کہ اپوزیشن نے صحیح رول ادا نہیں کیا. اپوزیشن نے آپ نے دیکھا پوری کوشش کی. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ انہوں نے کاؤنٹنگ بھی پوری صحیح نہیں کی، اور جو لوگ چاہیے تھے قانون سازی کے لیے وہ بھی پورے نہیں تھے. تو وہ بھی ہوا. پھر ابھی سائن ہوا ہے جو ابھی ظاہر ہے کورٹ میں جائیں گے. تو میں صرف جائیں گے نا کورٹ میں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جائیں گے کورٹ میں. اچھا پورا جی کام کر رہی ہے. اچھا مجھے سر بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں جی یہ کہہ رہے ہیں نا اراکین پورے نہیں تھے. تو شاہ صاحب آپ نے دیکھا ہے سینٹ کے چیئرمین میں اراکین پورا کرنا آپ کو آتا ہے. اگر نہیں تھے تو آپ کر دیتے، کوئی مسئلہ تھوڑی تھا. وہاں پہ 14 کم نکلے تھے وہاں پہ وہاں تو 14 کم نکلے تھے. وہ تو رونا پڑ گیا دونوں گیس پہ کہ بھائی کیا ہوا. جس طرح یہ فوری پہنچ گئے تھے ان کے اراکین، وہ پوچھئے نا کیسے پہنچے تھے. جو پہلے تاریخی اسٹیٹمنٹ سوری جی. اچھا میں ایک چھوٹی سی یہ خود بھی ان کو مرضی
मंशा से लाया गया। जी, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर चलेगा कैसे ये निजाम कारोबार जो है, गुलशन का कारोबार कैसे चलेगा, क्योंकि इस वक्त तो अवाम जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चूंकि आखिरी प्रोग्राम का हिस्सा है तो खालिद साहब, अब आगे कैसे बढ़ना है? कराची के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, कैसे आप अवाम की बात सुनेंगे? और बाय द वे एक और भी सवाल पूछ लूं कि पीटीआई के आप साथ हैं, महंगाई उरूज पे है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, कोई उनके खिलाफ भी एहतजाज आपने प्लान किया है या नहीं? देखिए, एहतजाज तो जाहिर है उमूमी तौर पे बिल्कुल सभी के खिलाफ है। पीटीआई के लिए भी हम बेबांगे दौगल कैबिनेट में भी कहते हैं और बाहर भी कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, जो इम्कानात थे कामयाबी के वो तो उल्टा नेगेटिव ही हो गए। लेकिन जहां तक सिंध की सूरत हाल की बात है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादा वजन नासिर शाह साहब के पास है, तो जाहिर है अभी हम आज से रोडों पे आना शुरू हुए हैं। असेंबली का भी जरूरी घेराव करेंगे, फिर हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कोशिश करेंगे हर जमहूरी फोरम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनकी जो डिक्टोरियल सोच है उसको बेनकाब करें। क्योंकि मैं ये बड़े कन्विंस हूं, मैं 13 साल में इनके साथ से, नासिर शाह साहब के साथ 13 साल तो नहीं हुए मुझे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मैं कन्विंस हूं कि वो कभी भी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर नहीं देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का किसी भी जमात का कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब बायकॉट कर सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात से एमकेएम, जमात इस्लामी और तमाम जमात में। अगर यही सूरत हाल रही तो पूरी जमातों को बायकॉट करना चाहिए। जी शाह साहब, सर। जी देखें, हमने तो मुकम्मल तौर पर इसका सपोर्ट किया है इस पूरे सिस्टम को। सिंध वाहिद सूबा है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इन इदारों ने अपना टेन्योर पूरा किया। पंजाब में 2 साल रहते थे, उन्होंने घर भेज दिए। पीटीआई वाले जो बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं, ये सिर्फ सिंध सूबा है जहां पे इसके बावजूद कि कराची में हमारा मेयर नहीं था, हैदराबाद में हमारा मेयर नहीं था, लेकिन उनको टेन्योर पूरा करने दिया। जैसे पंजाब में हुआ तो हम पर बड़ा फोर्स किया गया कि जी आप भी यहां से हटा दें, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनको टेन्योर पूरा करने दें। मैं अब भी ख्वाजा साहब के साथ आपके तवस्सुत से ये वादा भी करता हूं सबसे, अभी भी चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि इनको मुकम्मल बाइख्तियार किया जाए और हम बाइख्तियार कर रहे हैं। अच्छा। आज की कैबिनेट की बातें भी बाहर आई हैं मीडिया पे कि जिसमें हमारे बहुत सारे लोगों के वुज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जैसे चेयरमैन साहब के अहकामात थे, हमने इनको एम्पावर करने का किया है। स्पेशल लॉज में हम लोग ला रहे हैं तरमीम, ताकि अच्छा, वेरी गुड, ये भी आपने अच्छी बात कर दी कि अभी इसमें तरमीम आप ला सकते हैं। इनको बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टियों का सिस्टम का बिल्कुल करेंगे, हम चाहते हैं बिल्कुल। अवैस साहब, सर मैं चाहती हूँ आप वाइंड अप करें। कराची की बद इंतजामी के अंदर जो बिजलियां कड़की हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, एमकेएम भी है, और विफाकी हुकूमतें जो माजी की हैं उनकी भी है। कोई ओनरशिप नहीं है, यतीम खाना बनाया हुआ है। आप यकीन कीजिए, एक रोड अगर खुदी हुई होगी तो वो 5 साल के बाद भी खुदी होगी। हद है, अफसोस की बात है। कोई रोना रोता है पैसों का, कोई रोना रोता है इख्तियारात का। मैं जहाँ पे सीव्यू पे रहता हूँ वहां से लेके और औरंगी टाउन तक और लांडी से लेके आप केमाड़ी तक, हर जगह पे आपको कानूनियत के जो, अगर आप उसको कह रहे हैं ठेस पहुंची है, वो आप हर जगह पे देख सकते हैं, उसकी झलक हर जगह पे देख सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गोल्डन चांस है कि वो एमकेएम के साथ जो उसका नेचुरल अलाय बनता है अर्बन सेंटर्स के अंदर, सिंध के अंदर, उसके साथ बात करके कोई इसकी राह निकाले, वरना ये अल्फाज की जुगादरीपन के अंदर ये खो जाएगा और फिर ही हम देखेंगे बद इंतजामी रहेगी। और कोई, मुझे यकीन करें, आखिरी जुमला मैं कहूंगा, मुझे डर है कि यहाँ पे इंतहा पसंदी